ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल मुझे मालूम पड़ गया। स्क्रीन पे जूम के मैसेज दिखाई दे रहे हैं, इधर यूट्यूब के मैसेज दिखाई दे रहे हैं। हाँ, साउंड की प्रॉब्लम मैंने दूर कर दी है अनूप जी। तो सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है साथियों। और जैसा आप लोग जानते हैं कि आज 14 दिसंबर है और हमारा संविधान सभा का जो प्रथम सत्र है वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई थी। ठीक उसी प्रकार से 20 दिसंबर 1946 को भी संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई। चूंकि साथियों हम लोगों ने पहले से आप लोगों को ये बता रखा कि हम 15 दिन का ये वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग प्रकार का वर्कशॉप है। इसमें हम लोग संविधान सभा में उन दिनों में जो कुछ भी हुआ उस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जीवंत चर्चा कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आप लोगों से कल पूछा गया था कि 14 दिसंबर को क्या हम लोग मिले, तो बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिस छुड़वाना नहीं चाह रहा था। 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 1946 को भले ही संविधान सभा की बैठक नहीं हुई, लेकिन 15 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही, आधा घंटा ही सही, आप लोगों से बातचीत करनी जरूरी थी। जरूरी इसलिए थी क्योंकि हम सीधा 9 दिसंबर 1946 से चर्चा करने लग गए। हम सीधा ये बतलाने लग गए कि संविधान सभा में इस तरह से मेंबर आए। लेकिन संविधान सभा में मेंबर्स किस तरह से लिए गए, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह से भारत के 3 सेक्शन करने की बात कही गई। और अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को बार बार ये कहा गया था कि इनिशियल स्टेज में संविधान सभा में 5 उपाध्यक्ष बनाने की बात कही गई। तो आगे आने वाले दिनों में इन सब बातों को लेकर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने 9 दिसंबर 1946 से पहले की कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने का निश्चय किया है। उन दिनों में रखेंगे जिस दिन संविधान सभा की बैठक नहीं हुई। तो कैसा लग रहा है ये आपको आइडिया? मेरे हिसाब से आपको पसंद आएगा। बगाराम जी हाँ कह रहे हैं, दिनेश देवासी जी भी ठीक कह रहे हैं, गुड्डी जी, सचिन भाई, सुरेश कुमार जी, हरमन राम जी बहुत, सुरेंद्र सिंह जी, राजपुरोहित साहब, सीमा चौधरी जी, राम निवास जी, दिलीप पंचाल जी और मोनिका कंसारे जी, धन्ना राम जी, राजेश, ये क्या नाम है, रजनीश मंडा जी, राम श्री मीणा जी। स्क्रीन पे बहुत सारे और फोटोज है, मैं माफ़ी चाहूँगा। नीतू जी, सुरेश कुमार जी, ये अभी तक रीनेम नहीं किया है आपने, OPPOA3S आपने रीनेम नहीं किया है। मोहन शर्मा जी, रमेश कुमार बैरट साहब, सबका स्वागत है साथियों। सीधा हम लोग बात करना चाहते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण इशू पर बात करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज कहीं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। साथियों, हम लोगों ने जब 9 दिसंबर 10 दिसंबर की बैठकों के बारे में जब जानना पड़ा था तो उस समय आप लोगों को ये बताया गया कि संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि महात्मा गांधी वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने 1922 में संविधान सभा होनी चाहिए इस प्रकार का विचार रखा था। हालांकि उन्होंने खुद ने कहा कि गांधी जी ने संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल बताया गया। लेकिन साथियों, जैसा हम लोग पढ़ते हैं, अगर संविधान सभा का इतिहास अगर हम भारत के संदर्भ में खोजना चाहते हैं कि पहली बार इस बारे में संकेत किसने किया, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इसकी जो जड़ों में जाओगे तो आपको जड़ें जो है 1895 में मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे साथियों जिन्होंने संविधान सभा के बारे में हल्का सा संकेत कर दिया। संविधान सभा की जो जड़ें हैं वो हम 1895 में देख सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में मैंने ऐसा क्यों कहा कि उनकी जो जड़ें हैं हम वहाँ देख सकते हैं? बिल्कुल इसलिए देख सकते हैं, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक बिल लाया था जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। ये जो बिल है, ये बिल संकेत करता है संविधान सभा का। तो मैं आपके सामने एक आज फैक्ट रखना चाह रहा हूं साथियों। ये बाल गंगाधर तिलक है और ये बाल गंगाधर तिलक ही पहले व्यक्ति है, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, जिन्होंने 1895 में एक बिल लाया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, ये जो बिल है, इस बिल से संकेत मिलता है पहली बार संविधान सभा का।
इसके बाद में 1922 में गांधी जी, जैसा हम लोगों ने पढ़ाई है, और इसके बाद में एम.एन. रॉय साहब ने भी संविधान सभा, स्पष्ट रूप से संविधान सभा शब्द का प्रयोग कर दिया। फिर स्वराज दल, आप नेशनल मूवमेंट जब आप पढ़ोगे तो स्वराज जो पार्टी थी उन्होंने संविधान सभा भारतीयों के लिए होनी चाहिए। फिर कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा कर दी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने साझा करना चाह रहा हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में कांग्रेस की ये मांग थी कि जो भी संविधान सभा गठित हो वो संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित होनी चाहिए। अब आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, और आपका अगला प्रश्न ये भी होगा कि क्या वाकई में संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित हुई, ये आपके प्रश्न हो सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस की मांग थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठित हो, अर्थात वयस्कता की जो भी आप आयु तय करते हो, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, जो भी है, उसके बाद में संविधान सभा के जो मेंबर चुने जाएंगे, वो जो वोटर्स हैं, वो वोटर्स उन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे, ऐसा कांग्रेस की मांग थी। कैबिनेट मिशन तो बहुत लेट आया भारत में। आप लोग जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940 में रखा गया, फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया था। इन प्रस्तावों में भी संविधान सभा के गठन की बात कही गई। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव में फर्क केवल इतना है कि अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के सारे जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स होने का उल्लेख था, जबकि हम लोगों ने साफ साफ शब्दों में ये घोषणा कर रखी थी कि संविधान सभा के लोग भारतीय होंगे। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में जो अंग्रेजों ने स्वीकार किया था, उसमें ये कहा था कि संविधान सभा भारतीयों के द्वारा ही गठित होगी, संविधान सभा में भारतीय ही मेंबर होंगे। लेकिन इस संविधान सभा का गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में होगा। तो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, उसमें उन्होंने कहा कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे, इसका मतलब ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं, ये हमको स्वीकार नहीं था। 1942 में उन्होंने कहा सारे लोग भारतीय होंगे, लेकिन फिर भी हमको स्वीकार नहीं था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उसका गठन किया जाना था। आखिर में हार कर जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, और इसके बाद में जब इंग्लैंड में चुनाव हुए, लेबर पार्टी सत्ता में आ गई, एटली वहां के प्रधानमंत्री बन गए, चर्चिल प्रधानमंत्री पद से हट गए, तब एटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं। आप तीनों के नाम भी जानते हैं, उसमें पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ये तीनों वहां के कैबिनेट मंत्री थे, इस वजह से इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। एक बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए साथियों, कि कैबिनेट मिशन जब हिंदुस्तान आ रहा था तो उनके मस्तिष्क में एकदम बात यही थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, और उस संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। 2 बातें मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कैबिनेट मिशन के संदर्भ में, और वो बात है कि उनके मस्तिष्क में 2 बात थी। एक, संयुक्त भारत था, उनके मस्तिष्क में कहीं पर भी 2 नेशन थ्योरी नहीं थी, ये बात एकदम बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने संयुक्त भारत की कल्पना करते हुए ही संविधान सभा के गठन की बात की। एक तो बात है ये, और दूसरी बात, संविधान सभा में जो भी मेंबर्स होंगे उनका जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। यानी कांग्रेस की जो मांग चल रही थी, उसी मांग के अनुरूप इन लोगों ने भी कहा कि संविधान सभा का मेंबर्स का चुनाव करवाया जाएगा। अब साथियों, प्रॉब्लम क्या हुई? जैसे ही कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान आया, जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत आया, उनको सब कुछ बातें स्पष्ट हो गई। आप लोग जानते हैं कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं, मार्च अप्रैल 1946 की बात कर रहे हैं, उस समय देश की स्थिति क्या थी? सांप्रदायिक दंगे जबरदस्त हो रहे थे। मुस्लिम लीग स्पष्ट रूप से 2 नेशन थ्योरी पर काम कर रही थी। वो एक मुस्लिम देश के रूप में पाकिस्तान की स्थापना करना चाहती थी। साथ ही साथ मुस्लिम लीग का ये भी दावा था कि मुसलमानों के हितों की हिमायती करने वाला एक ही संगठन है, और वो मुस्लिम लीग है। अगर किसी भी मुस्लिम को कहीं पर भी किसी प्रतिनिधि मंडल में, किसी कमेटी में अगर शामिल किया जाए, तो वो मुस्लिम लीग के थ्रू शामिल किया जाए, क्योंकि विन लोगों का ये आरोप था कि कांग्रेस एक हिंदुओं का संगठन है, ऐसा वो लोग कहते थे।
तो कैबिनेट मिशन ने हिंदुस्तान में आते ही इस बात को महसूस कर लिया कि चुनाव तो करवाना संभव नहीं है और वयस्क मताधिकार के आधार पर भी चुनाव संभव नहीं है, इन्होंने तुरंत महसूस कर लिया। अब देखिए कैबिनेट मिशन की योजना क्या थी, उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने हूबहू रखना चाहता हूं। उसका पूरा ड्राफ्ट जो है वो आपके सामने रखूंगा, उससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। आप लोग जानते हैं साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 मेंबर होने चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारे मित्र ऐसे हैं, कल किसी ने मुझे शिकायत भी की जूम पर कि सर आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे हमको पहले से बहुत कुछ पता है। ऐसा है क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आजकल इतना पॉलिटी पर बातें होने लग गई है, कॉन्स्टिट्यूशन पर इतनी बातें होने लग गई है, तो मैं मान के चल रहा था कि बहुत सारी बातें आपको मालूम होगी। पर कई सारे मित्र ऐसे भी हैं जो पहली बार जुड़े हैं, क्योंकि संविधान का मामला तो केवल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स से तो होता नहीं है, संविधान तो पूरे भारत के नागरिकों से संबंधित है। तो 389 जो मेंबर्स हैं, इनमें से 296 जो मेंबर्स हैं वो ब्रिटिश भारत से लिए जाने थे। अब यहां पर कैबिनेट मिशन क्या कह रहा है उस पर बात करेंगे, और 93 जो मेंबर्स हैं वो देशी भारत से लिए जाने थे। तो आपका पहला प्रश्न आएगा कि ये 389 का आंकड़ा आया कहां से, क्योंकि भारत की जनसंख्या 40 करोड़ के लगभग थी और कैबिनेट मिशन ने बहुत जल्दी इस बात को महसूस कर लिया कि भाई हम लोग 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर लेंगे, तो इस वजह से आंकड़ा आया 389। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि 40 करोड़ की जनसंख्या थी तो 400 का आंकड़ा आना चाहिए था, 389 का क्यों आया? तो मैं एकदम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर लेंगे, ऐसा सहमति व्यक्त की गई। पर किसी रियासत की या किसी शहर की जनसंख्या 12 लाख है तो वहां से कितना मेंबर लेंगे? 1.2 तो ले नहीं सकते, तो वहां से भी एक ही लिया गया। पर किसी जगह की, किसी स्थान की जनसंख्या 8 लाख है तो वहां से 0.8 तो ले नहीं सकते। किसी की 8 लाख जनसंख्या है तो भी एक मेंबर लिया गया, किसी की 12 लाख जनसंख्या तो भी एक मेंबर लिया गया। तो इस प्रकार का सिस्टम रहा, इस वजह से आंकड़ा 389 का आया। 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी भारत से। अब मैं आपको एक कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और इससे आपको ये स्पष्ट हो पाएगा कि 296 सदस्य में से 4 जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे वहां से और 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से। वो वाला ब्रिटिश भारत जहां पर ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, और उनको भी 3 भागों में बांट दिया, ए, बी और सी। आप देखिएगा, आप याद कीजिएगा, अगर आपको कुछ चीजें मेरी समझ में आ रही हो तो पिछले दिनों में मैंने आपका एक शब्द का प्रयोग किया था, दैट इज सेक्शंस। सेक्शंस का मतलब भाग ए, भाग बी और भाग सी। हर एक भाग से कुछ मेंबर लिए जाने थे। तो अब तक हमने आज तक क्या पढ़ा? हम संविधान सभा में इतना ही तो पढ़ा है कि 389, 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देशी भारत से। और क्या पढ़ा? थोड़ा आगे पढ़ लिया तो 292 सदस्य राज्यों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, यही पढ़ा। आज हम 292 सदस्य भी 3 भागों में बांट कर लिए गए, भाग ए, भाग बी और भाग सी। ये भाग ए से कितने लिए गए, भाग बी से कितने लिए गए, भाग सी से कितने लिए गए, ये मेंबर आपको आज बताने वाले हैं। साथ ही साथ साथियों, ये जो भाग ए, भाग बी और भाग सी है, आगे आने वाले दिनों में आप जानेंगे कि संविधान सभा में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि भाग ए से एक व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाएगा जो कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष होगा, भाग बी से एक व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाएगा जो कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष होगा, भाग सी से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो संविधान सभा का उपाध्यक्ष होगा। तो 3 उपाध्यक्ष यहां से लिए जाने थे, एक उपाध्यक्ष देशी रियासतों से लिया जाना था 4, और एक उपाध्यक्ष फिर इन्हीं में से एक और लिया जाना था। तो कुल मिलाकर 5 उपाध्यक्षों की व्यवस्था जो आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगी नहीं। तो मुझे लगा कि मौका आज अच्छा है कि जब हम समझ लें कि ये जो ब्रिटिश भारत है, इस ब्रिटिश भारत के भी वापस क्या करने, 2 टुकड़े करने। एक वो ब्रिटिश भारत जो राज्यों में बटा हुआ है, जैसे बॉम्बे, जैसे मद्रास, जैसे बंगाल, जैसे उड़ीसा, वो वाला ब्रिटिश भारत, और एक ब्रिटिश भारत जिसमें 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत है, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली और अजमेर मेरवड़ा। अब जो ब्रिटिश भारत राज्यों में बटा हुआ है, जहां से 292 सदस्य लेना, उस ब्रिटिश भारत को वापस 3 भागों में बांटा, भाग ए, भाग बी और भाग सी। कैसा लगा आपको? तो जितना भाई इसकी गहराई तो यही है, हम लोग जब इतना एक एक मिनट की बात कर रहे हैं कि कब क्या हुआ, तो ये सारी बातें भी
हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। तो मैं आपके सामने कैबिनेट मिशन की कुछ पोर्शन को लेके आ रहा हूं। कैबिनेट मिशन का पूरा प्रस्ताव जो है वो आपके सामने नहीं ला रहे, लेकिन कैबिनेट मिशन के कुछ पोर्शन को हम लोग इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको आगे पढ़ने में ठीक रहेगा। जरा देखिएगा, ये लीजिए, ये आपके सामने है, लिखा हुआ है कैबिनेट मिशन द्वारा भारत एवं महामहिम वायसरॉय को संबोधित वक्तव्य। कैबिनेट मिशन ने भारत एवं महामहिम वायसरॉय को संबोधित जो स्टेटमेंट दिया 16 मई 1946 को, इसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। वो योजना क्या है वो आपके सामने रख रहा हूं, उसका कुछ पोर्शन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 18वें अनुच्छेद और 19वें अनुच्छेद का अंश, इसका मतलब कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव रखा था उसमें भी बहुत सारे अनुच्छेद थे, उसमें से 18वां और 19वां अनुच्छेद आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। लिखा हुआ है, नई संवैधानिक संरचना का गठन करते हुए किसी भी समिति के सामने पहली समस्या समूची आबादी को व्यापकतम और पूर्णतया सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का। इस दिशा में सबसे संतोषजनक हल तो यह होगा कि इसके लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव करवाया जाए। यानी कैबिनेट मिशन कह रहा है कि पहला तो तरीका यही है कि हम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवा लेते हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको मालूम पड़ता रहे। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाने की बात कही, लेकिन इस प्रकार का कोई भी प्रयास संविधान की रचना में विलंब उत्पन्न करने के कारण पूरी तरह अस्वीकार्य होगा। साथियों, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर साक्षात्कार में पूछा जाता है, चाहे कॉलेज लेक्चरर का दे रहे हो, स्कूल लेक्चरर में तो साक्षात्कार होता नहीं है, चाहे विश्वविद्यालय में दे रहे हो, चाहे आप किसी और एग्जाम में साक्षात्कार दे रहे हो, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा संविधान सभा का गठन क्या वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ? आप रट कर जाएंगे कि नहीं साहब, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। अगला प्रश्न तैयार है, क्यों, क्या दिक्कत थी? सहमत कांग्रेस की तो मांग यही थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, फिर क्या दिक्कत थी? तो जरा देख लीजिएगा जवाब क्या है। लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रकार का कोई भी प्रयास संविधान की रचना में विलंब उत्पन्न करने के कारण पूरी तरह अस्वीकार्य होगा। देश में उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के अनुसार वहां चुनाव करवाना संभव ही नहीं था, क्योंकि देखिए आपने कल ही पढ़ा है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति थी, और पुरुषोत्तम दास टंडन ने तो कह दिया कि गृह युद्ध है तो है, और अगर होता है आगे तो होने दीजिए। इस प्रकार की स्थितियां थी। आपको जब संविधान सभा के प्रथम सत्र या संविधान सभा की सारी बहस को अगर आपके सामने रखा जा रहा है, तो दोस्तों इसके पीछे केवल मंशा यही है कि आप उन परिस्थितियों को समझें, उन परिस्थितियों को एकदम महसूस करें, अनुभूत करें जिन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण हुआ है। फिर वो क्या कह रहे हैं, ऐसे में व्यवहारिक रास्ता क्या है, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है? ऐसे में व्यवहारिक रास्ता यह बचता है कि हाल ही में गठित प्रांतीय विधान सदनों का निर्वाचक निकाय के रूप में इस्तेमाल किया जाए। वाह, यह है असली बात जो अक्सर विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती है। विद्यार्थी सोचते हैं कि यार चुनाव हुए नहीं संविधान सभा के सदस्यों का, तो चुनाव किसने किया? चुनाव हुए नहीं तो फिर चुनाव किया किसने? इस प्रश्न का जवाब है व्यवहारिक रास्ता यह बचता है। व्यवहारिक रास्ता यह बचता है कि हाल ही में कुछ समय पहले ही प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हो रखे हैं। बंगाल में चुनाव हुए हैं, मद्रास में चुनाव हुए हैं, बिहार उड़ीसा में चुनाव हुए हैं, बॉम्बे में चुनाव हुए हैं। वहां जो विधानसभाएं बनी है, उन विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचक मंडल बना लिया जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? जूम के साथी, यूट्यूब के साथी सब मुझे बताइए। जैसे समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर बॉम्बे में विधानसभा है और 200 मेंबर है, तो ये कह रहा है ये प्रस्ताव कि ये जो 200 मेंबर चुन के आए ना, ये लोग बॉम्बे के हिस्से में संविधान सभा के कितने सदस्य चुने जाने, उनका चुनाव करेंगे। यानी जनता डायरेक्टली चुनाव नहीं कर रही है, जनता ने विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करके भेज दिया। जो लोग चुनकर आए हैं, ये लोग अपने हिस्से में जितने मेंबर आते हैं उन लोगों का चुनाव करेंगे। जरा देखिएगा, वापस बोल रहा हूं, ऐसे में व्यवहारिक रास्ता यह बचता है कि हाल ही में गठित प्रांतीय विधान सदनों को निर्वाचक निकायों के रूप में इस्तेमाल किया जाए। क्या समझ में आया? क्या जरा हाथ खड़े कीजिए जूम वाले। बिल्कुल, थैंक यू। तुलसाराम जी, भगाराम जी, मनीष चौधरी साहब, करण चौधरी साहब, बाकी वाले मित्र, रामविलास जी कह रहे हैं, शीतल जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महेश जहांगीर साहब, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। लेकिन इसकी बनावट में दो कारक ऐसे हैं जो इस कार्य को मुश्किल बना देते हैं। अब एक और प्रॉब्लम आ गई। वो कह रहे हैं यार कि चुनाव तो संभव है नहीं,
तो इसलिए क्या करता है कि विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं उनके सदस्य कुछ लोगों का चुनाव कर देंगे। तो चुनाव कैसे हो गया, प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष, बताइए चुनाव कैसे हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष हुआ, बताइए अप्रत्यक्ष, क्योंकि जनता चुनाव नहीं कर रही है, जनता ने जिन लोगों को चुनकर भेजा है वे लोग संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे, इसका मतलब यह होता है। पर वो कह रहे हैं कि इसमें भी दो प्रॉब्लम है, बड़ा ध्यान से सुनना, आज ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें भी दो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दो कारक ऐसे हैं जो इस कार्य को मुश्किल बना देते हैं। क्या है प्रॉब्लम? पहला, प्रांतीय विधान सदनों के संख्या बल का अनुपात संबंधित प्रांतों की संपूर्ण जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। वो कह रहे हैं यार कि किसी प्रांत में विधानसभा की सदस्य संख्या जितनी है और जितनी उनकी जनसंख्या है उसके बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। किसी और राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या और उसकी जनसंख्या देखो तो इनके बीच में कोई मेल ही नहीं है। उदाहरण कह रहे हैं, जैसे असम की विधानसभा में कुल 108 मेंबर है, सुनना, असम की विधानसभा में कुल 108 मेंबर है और उसकी जनसंख्या 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ की जनसंख्या आसाम की और वहां है 108 विधानसभा के सदस्य। आगे देखना, लेकिन जबकि बंगाल की आबादी 6 गुना ज्यादा है, बंगाल की आबादी 6 गुना ज्यादा है आसाम से, तो 6 गुना ज्यादा है मतलब 6 करोड़ हो गई, 6 करोड़ हो गई। बंगाल की आबादी 6 गुना ज्यादा है लेकिन उसके विधायी सदन के सदस्यों की संख्या केवल 250 है। अब बताओ, अब मुझे बताओ ये तरीका सही है क्या? वो कह रहे हैं ये तरीका सही है क्या? वो कह रहे हैं कि साहब जनसंख्या को आधार बनाएंगे तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहां पर राज्यों का जो गठन हो रखा है वो गठन कैसे हो रखा है और वहां सदस्य संख्या कितनी है, इसके बीच में कोई मेल नहीं है। आसाम की जनसंख्या 1 करोड़ है लेकिन वहां विधानसभा में 108 मेंबर है। बंगाल की जनसंख्या 6 करोड़ है लेकिन मेंबर 250 ही है। 6 करोड़ है जनसंख्या, तो इसके हिसाब से तो 600-650 के लगभग मेंबर होने चाहिए थे भाई। 1 करोड़ पर 108 तो 6 करोड़ पर 108 इंटू 6 हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे? पर वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वहां तो केवल कितने हैं, 250 मेंबर है, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। एक प्रॉब्लम वो ये कह रहे हैं। फिर दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, दूसरे कम्युनल अवार्ड द्वारा अल्पसंख्यकों को अधिभार दिए जाने के कारण प्रत्येक प्रांतीय विधान सदन में कतिपय समुदायों का संख्या बल संबंधित प्रांत में उनकी संख्या से असंगति दर्शाता है। चूंकि उस समय सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होने के कारण जिस समुदाय का जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कहीं कहीं वहां पर ज्यादा प्रतिनिधित्व है, कहीं कहीं जितना होना चाहिए उससे कम है, तो असंगति है, इसलिए हम कैसे करें। फिर वो कह रहे हैं, उदाहरण के तौर पर बंगाल के विधायी सदन में मुसलमानों के लिए मात्र 48% स्थान आरक्षित है। वो कह रहे हैं कि जैसे बंगाल में सदन में, वहां के विधानसभा में मुसलमानों के लिए 48% स्थान आरक्षित है, जबकि बंगाल में उनकी आबादी 55% है। समझ रहे कि मुसलमानों की आबादी बंगाल में 55% है लेकिन सदन में उनका प्रतिनिधित्व 48% ही है। तो ये मेल नहीं खा रहा है, ऐसा वो कह रहे। इन विसंगतियों को दूर करने के विभिन्न तरीकों पर पूरी सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस संबंध में सबसे न्यायपूर्ण और व्यवहारिक योजना ये होगी। वो कह रहे यार करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राज्यों का गठन यहां पर पता नहीं किस आधार पर हो रखा है, विधानसभा की सदस्य संख्या का जनसंख्या के साथ कोई संबंध नहीं है। दूसरी वो ये कह रहे हैं कि यार जिस समुदाय की जितनी जनसंख्या है उतना उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। बंगाल का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं बंगाल में 55% मुस्लिम्स रहते हैं लेकिन बंगाल में विधानमंडल में उनका प्रतिनिधित्व केवल 48% है। तो ये गड़बड़ियां हो रही है, वो ऐसा कह रहे हैं। तो व्यवहारिक तरीका क्या होगा, अब जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं प्रत्येक प्रांत में सीटों की कुल संख्या प्रांत की आबादी के अनुपात में रखी जाए। जिस प्रांत की जितनी जनसंख्या उतनी उनको सीटें आवंटित कर दी जाए। प्रतिनिधित्व के लिए 10 लाख, ये आया 10 लाख का फॉर्मूला। प्रतिनिधित्व के लिए 10 लाख लोगों पर एक सीट का अनुपात रखा जा सकता है। प्रतिनिधित्व का आधार वयस्क मताधिकार होना चाहिए, अभी भी वो वयस्क मताधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर को लिया जाएगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो इससे समस्या खत्म हो जाएगी। आसाम की जनसंख्या 1 करोड़ है तो वहां से 10 लोग आएंगे, और किसी की जनसंख्या अगर 2.5 करोड़ है तो वहां से 25 लोग आएंगे। इस तरह से यह सिस्टम हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं प्रत्येक प्रांत के मुख्य समुदायों में सीटों का बंटवारा
आबादी के अनुरूप किया जाए। जिस समुदाय की जितनी जनसंख्या है, हिंदुओं की जनसंख्या, मुस्लिम्स की जनसंख्या या सिखों की जो जनसंख्या, उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा कर दिया जाए। कि जैसे बंगाल से 55% अगर मुस्लिम्स रहते हैं तो बंगाल में अगर 10 मेंबर चुने आ जाना चाहिए तो 6 मेंबर मुस्लिम चुनकर आएंगे। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें प्रत्येक प्रांत के विधायी सदन में हरेक समुदाय के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, अब सुनना। आप लोगों को लगातार 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक की जो बैठक हुई उसमें यह बताया जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोष्ठक में लिखा हुआ है संयुक्त प्रांत जनरल, हरनाम सिंह, कोष्ठक में लिखा है पंजाब, डैश करके लिखा हुआ है सिख, कहीं पर लिखा हुआ मौलाना आजाद, प्रांत लिखा हुआ उनका, और आगे लिखा हुआ है मुस्लिम। ये क्या है? कोई जनरल है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, ये क्या है? तो जरा देख लीजिएगा। हमारा विचार है इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में केवल 3 मुख्य समुदाय होने चाहिए। एक सामान्य, दूसरा मुसलमान और तीसरा सिख। सामान्य, मुसलमान और सिखों की शिनाख्त करना पर्याप्त होगा। अब सामान्य में कौन होगा? सामान्य में कौन होगा? तो जवाब है सामान्य समुदाय में ऐसे सभी लोगों को शामिल किया जा सकता है जो मुसलमान और सिख समुदाय से संबंध नहीं रखते हो। सामान्य में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो ना तो मुस्लिम हो ना सिख हो। मतलब बाकी वाले सारे लोग किस में आ जाएंगे? सामान्य में आ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना साथियों, डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी कोष्ठक में लिखा आएगा सामान्य। एम.आर. जयकर साहब जो है, सॉरी एम.आर. जयकर साहब नहीं, जयपाल सिंह जी जो है, जयपाल सिंह जी के लिए भी कोष्ठक में लिखा आएगा सामान्य, जबकि जयपाल सिंह जी आदिवासी थे, डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति से आते, लेकिन सामान्य लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? अनुसूचित जाति, जनजाति, इस प्रकार का कोई ढांचा संविधान सभा में नहीं था। संविधान सभा में 3 कैटेगरी बनाई गई, एक जनरल, एक मुस्लिम और तीसरा सिख। और जनरल में कौन? जो मुस्लिम नहीं है, जो सिख नहीं है। इसका मतलब एंग्लो इंडियन भी सामान्य में आएगा। इसका मतलब फ्रैंक एंथोनी साहब किस में आएंगे? सामान्य में आएंगे, जो कि एक एंग्लो इंडियन है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? ये सब समझना बहुत जरूरी है। फिर देखिए, चूंकि छोटे अल्पसंख्यक समुदाय को जनसंख्या के आधार पर बहुत कम या न के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा तथा अधिभार की समाप्ति के कारण प्रांतीय विधायकों में उनकी सीट भी समाप्त हो जाएगी, इसलिए हमने अधोलिखित अवतरण 20 में अल्पसंख्यकों के विशेष हितों से जुड़े सभी मामलों को पूर्ण प्रतिनिधित्व करने के उपाय किए। एक्चुअली में जनरल में फिर सारे लोग आ गए, हिंदू भी आ गए, उसमें अनुसूचित जाति के लोग भी आ गए, जनजाति के लोग भी आ गए, एंग्लो इंडियंस भी आ गए, पारसी भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, सारे लोग आ गए। फिर देखिएगा अब वो भारत को क्या कर रहा है? 3 भागों में बांट रहा है। कौन सा भारत? कौन सा भारत? ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत। और ब्रिटिश भारत में भी कौन सा भारत? ब्रिटिश भारत से 296 मेंबर लेने हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिश भारत की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ के करीब थी, तो 30 करोड़ की वजह से 296 का आंकड़ा आया। और 296 में भी 292 मेंबर प्रांतों से लेने हैं, जहां पर ऑलरेडी विधानसभा काम कर रही थी। 292 जो सदस्य वो प्रांतों से लेने हैं, क्योंकि वह विधानसभा काम कर रही थी। वो विधानसभा के लोग इन 292 लोगों का चुनाव करेंगे। और 4 जो मेंबर हैं वो कहां से लेने हैं? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से लेने हैं, जिसमें दिल्ली है, कुर्ग है, बलूचिस्तान है और अजमेर मेरवाड़ा। जब आप जरा देखिएगा खंड ए यानी सेक्शन ए एक एक बात बता रहा है कि खंड ए में कौन सा राज्य है। आपको यह भी बताएंगे खंड ए से जनरल के कितने लोग लिए जाएंगे और मुस्लिम्स कितने लिए जाएंगे, सिख कितने लिए जाएंगे, साथ ही साथ किस राज्य से जनरल के कितने लोग होंगे, कितने सिख होंगे, कितने मुस्लिम्स होंगे। जरा देखिएगा खंड ए में कौन कौन से राज्य हैं? मद्रास, टोटल मद्रास से 49 लोग लेने हैं, 45 जनरल होंगे, 4 मुसलमान होंगे। बॉम्बे टोटल 21 लोग लेने हैं, 19 सामान्य होंगे, 2 मुस्लिम्स होंगे। संयुक्त प्रांत टोटल 55 लोग लेने हैं, जनरल के 47 होंगे, 8 मुसलमान होंगे। बिहार टोटल 36 लोग लेने हैं, 31 सामान्य होंगे, 5 मुस्लिम्स होंगे। मध्य प्रांत टोटल 17 लोग लेने हैं, 16 सामान्य होंगे, 1 मुसलमान होगा। उड़ीसा टोटल 9 लोग लेने और 9 के 9 सामान्य होंगे, 1 भी मुस्लिम्स नहीं होगा। यानी खंड ए में 167 सीट्स सामान्य की है, खंड ए में 20 सीट मुस्लिम्स के लिए, टोटल 187। खंड ए
सेक्शन ए से टोटल मेंबर कितने आ रहे हैं? 187 मेंबर आ रहे हैं साथियों। आप देख सकते हैं खंड ए में भारत का एक अधिकांश बहुत बड़ा हिस्सा चला गया। 292 में से 187 सदस्य कहां से आ रहे हैं? खंड ए से आ रहे हैं। मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा। मोटे तौर पर देखा जाए तो बचा तो कौन है? बंगाल ही बचा है। ये खंड ए का सीन है। आपको बिल्कुल धर्म के हिसाब से बता दिए, धर्म तो नहीं कहिएगा, सेक्शन के हिसाब से बता दिए कि किससे कितने मेंबर लिए जाएंगे। यानी खंड ए में केवल मुस्लिम 20 मेंबर आएंगे और 167 जनरल के मेंबर आएंगे। ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। दूसरी बात आपको यह भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि खंड ए में एक भी सिख नहीं है। मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, सवाल ही नहीं होता सिख का, तो एक भी सिख नहीं है। ये खंड ए। और क्या व्यवस्था थी? आगे जाकर व्यवस्था आएगी कि खंड ए से संविधान सभा के लिए एक व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। एक व्यक्ति खंड ए का अध्यक्ष होगा और वही व्यक्ति संविधान सभा का क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, थैंक यू। आगे चलते हैं। ये खंड बी, खंड बी यानी सेक्शन बी, कौन कौन से राज्य है इसमें? पंजाब है, पश्चिमोत्तर प्रांत है और सिंध है। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए क्या होने वाला है। खंड बी में टोटल मेंबर है 35, यानी खंड बी से केवल 35 मेंबर ही लिए जाने। आप कहेंगे सर ये तो गलत तरीका आपका, कैसे गलत हुआ? हमने फॉर्मूला क्या अपनाया? 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर लेंगे तो जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी वहां से मेंबर भी ज्यादा आएंगे। तो पंजाब, पहला पंजाब, पंजाब से टोटल 28 लोग लिए जाएंगे। सुन लीजिएगा, पंजाब से टोटल 28 लोग लिए जाएंगे। 8 सामान्य होंगे और 16 कौन होंगे? मुस्लिम्स होंगे और 4 होंगे सिख। 16 और 8 24, 24 और 4 28, ये टोटल पंजाब से 28 लोग। फिर पश्चिमोत्तर प्रांत, सामान्य एक भी नहीं है, मुसलमान 3, सिख एक भी नहीं है, तो पश्चिमोत्तर प्रांत से कितने लिए गए? 3। फिर आते हैं सिंध, सिंध से सामान्य एक है, मुसलमान 3 है, सिख एक भी नहीं है, 3 और 1 4, टोटल हो गए 35। यानी सेक्शन ए 187, सेक्शन बी 35। आप ये मत कहते ना सर ये भेदभाव है, कोई भेदभाव नहीं है भाई, फॉर्मूला है। जिसकी जितनी जनसंख्या, जनसंख्या में सिस्टम कौन सा? 10 लाख की जनसंख्या। आते हैं सेक्शन सी। अच्छा, खंड बी जो है, खंड बी का एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा और उस व्यक्ति को संविधान सभा में क्या बनाया जाएगा? उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। तो कितनी बड़ी सफलता है हमारी कि 5वें 6ठे दिन तक आते आते हमने ये मान लिया कि संविधान सभा में 5 उपाध्यक्ष होंगे। वो अलग बात है कि बाद में खंड ए, बी और सी, ए कैटेगरी क्या कर दी जाएगी? खत्म कर दी जाएगी, पर अभी तो आपको मानना पड़ेगा। अब आते हैं खंड सी में। प्रांत कौन सा है? एक है बंगाल, एक है आसाम। बंगाल और आसाम खंड सी में आते हैं। टोटल मेंबर लिए जाएंगे 70। टोटल कितने? 70। बंगाल में सामान्य के लिए सीट है 27 और 33 है मुसलमान, सिख एक भी नहीं है, यानी बंगाल से लिए जाने हैं 60। सबसे बड़ा प्रांत बंगाल है। देख लीजिएगा, संयुक्त प्रांत से 55 है, बंगाल से कितने हैं? 60। ये कब की बात कर रहे हैं? ये सब बात कर रहे हैं संविधान के लागू होना तो बहुत दूर है, देश की आजादी से पहले की बात है, संविधान सभा की पहली बैठक से भी पहले की बात है ये। तो इनिशियल स्टेज में संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहां के थे? बंगाल के थे। इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं। फिर जब देश का विभाजन होगा, देश आजाद होगा, तब संविधान सभा का पुनर्गठन होगा, फिर कौन मेंबर होंगे? ये जो 15 अगस्त के बाद में बात करेंगे। अभी तो आज के दिन बंगाल से सबसे ज्यादा 60 मेंबर है। 27 सामान्य है, 33 मुसलमान है। आसाम से टोटल 10 मेंबर है, 7 सामान्य है, 3 मुसलमान है, 7 और 3 10, और 60 और 10 यानी 70। यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी से 70, सेक्शन बी से 35, और अभी आपको बताया था सेक्शन ए से 180, क्या थे? 187 ही थे ना? 187। तो 7 और 5 12, 2, 7 और 1 8, 9 10 11 और 12, नहीं सॉरी 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 8 9, और ये 292 सदस्य ये इस तरह से लिए गए साथियों।
292 का आंकड़ा कैसा आया? सेक्शन ए से 187, सेक्शन बी से 35, सेक्शन सी से 70, कुल मिला के 292। अब पीछे बच गए 4, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान से एक एक मेंबर लिया गया। उसमें भी जरा व्यवस्था देखिए, आगे क्या लिखा हुआ? ब्रिटिश भारत का कुल योग 292, भारतीय राज्यों का अधिकतम योग 93। भारतीय राज्य मतलब देसी रियासतें, तो 292 और 93 को काउंट किया तो कितना आया? 385। पीछे कितने बच गए? 4। 4 कौन? तो देखो क्या लिखा हुआ है, चीफ कमिश्नर द्वारा शासित प्रांतों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हेतु केंद्रीय विधानसभा में दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का तथा कुर्ग विधानसभा द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को खंड ए के साथ संलग्न किया जाएगा। यानी ये जो दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान है, ये सब सेक्शन ए में क्या कर दिए जाएंगे? शामिल कर दिए जाएंगे। इस प्रकार 389 का ये आंकड़ा आया साथियों, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन 3 सेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। आज मैं चाह रहा था कि इसी मुद्दे पर हम लोग केवल बात करें, इतना ही मुद्दा है मेरे पास। एक अवकाश है संविधान सभा में, लेकिन 30-35 मिनट हमने चर्चा करके इन सब मुद्दों को क्लियर किया। अब संविधान सभा की बैठक आ रही है, 9 दिसंबर को बैठक आ रही है साथियों। आगे आने वाले जो दिन है उसमें कुछ कमेंट आएंगे, वो कमेंट मैं अभी से आपके सामने रख देता हूं। एक्चुअली में 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से कुछ कहा, और ब्रिटिश सरकार में किसने कहा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कहा। क्या कहा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने यह कहा कि संविधान सभा का एक बड़ा भाग यदि संविधान सभा का बहिष्कार करता है और इसके बावजूद भी यदि संविधान का निर्माण किया जाता है तो ब्रिटिश सरकार उसको मान्यता नहीं देगी। ये एटली ने 3 दिन पहले कह दिया था। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई तो मुस्लिम लीग नहीं आई। इस पर विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रधानमंत्री थे, जो चुनाव में हार गए, वो चर्चिल ये कहते हैं कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसी बारात की तरह लग रही है जिसमें दुल्हन गायब है। चर्चिल साहब को यह शायद पता नहीं है कि हमारे यहां बारात में दुल्हन नहीं होती है, बारात में तो दूल्हा होता है और बाराती होते हैं। लेकिन ठीक है, उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया वो मैंने आपके सामने रख दिया। वो शब्द आएगा अगले 2-3 दिनों में आएगा। संविधान सभा पर जो कमेंट किए गए चर्चिल के द्वारा, साइमन के द्वारा और साथ ही साथ एटली के द्वारा, ये कमेंट अगले 2-3 दिनों में आने वाले हैं। साथियों, आज मैं आप लोगों से इतनी ही चर्चा करूंगा। कल इसी प्रकार का एक मुद्दा और लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों से संविधान की इन बारीकियों पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपकी कोई बात हो तो जल्दी से मैसेज में टाइप करके लिख दीजिएगा। सर का अंदाजा अभिनेता राजकुमार की तरह। अरे यार, कहां राजकुमार राजकुमार की तरह है सर का अंदाज। संविधान में लिखा हुआ एक एक शब्द जादू की तरह है, उसी तरह से आपका भी एक एक शब्द जादू की तरह है। थैंक यू वेरी मच। इस उद्देश्य केवल एक ही है, आप लोगों को समझ में आ जाए, बस इस उद्देश्य के तहत काम कर रहे हैं। और एक मैंने आपको कहा, बिल्कुल आपको अगर कहा है तो ये कोई लफाजी नहीं है, ये हिंदुस्तान की बिल्कुल पहली ऐसी कार्यशाला है। ऐसा कभी भी हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ होगा। मुझे पूरा विश्वास है, हमारे विश्वविद्यालय को पूरा विश्वास है कि आप जो लोग जूम पर और यूट्यूब पर इस वीडियोज़ को जो देख रहे हैं, देखिए आगे आने वाले दिनों में आप लोगों की जो संविधान में जो पकड़ है वो इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप खुद सब लोग संविधान विशेषज्ञ बन जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो रुकमा जी, मैं सही कह रहा हूं? अर्जुन विश्नोई जी क्या सोच में पड़ गए हैं? जगदीश प्रसाद जी, अमोद जी, मोनिका, बजरंगी जी, कमल कांत जी, सत्यवान जी दिख गए हैं आज फिर। सत्यवान जी से बड़ा प्रेम है हमारी टीम को, वो दिखाई देते हैं मुझे। तो आज के लिए मैं सोचता हूं अपने को ये बैठक एंड करनी चाहिए, और कल हम लोग फिर आधा से पौन घंटा इसी तरह से एक कोई जटिल मुद्दा आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि संविधान सभा के संदर्भ में किसी प्रकार की जो जटिलताएं हैं वो हम लोग समझ सके। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और यूट्यूब वाले मित्रों, आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।